हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सेट नंबर 7, 4 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है बेटा, ये क्लास हमारी 7वें नंबर की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस क्लास में हम 4 मई 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसके क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्लास आपकी ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमारी 6 क्लास आ चुकी है, ये 7वीं क्लास है। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया वो प्ले लिस्ट में जा कर के पहली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी क्लास जब भी अपलोड होती है बेटा, आपके पास उसका मैसेज आ जाए। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जो था उसकी सिफारिश पर किया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना इस बात को। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था बेटा, याद रखना इस बात को। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1940 में भारत का दौरा किया था। जिसने क्या किया था? 1940 में भारत का दौरा किया था। ठीक है, याद रखना। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1940 में भारत का दौरा किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ये किस तारीख को आया था, तो जो कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन ये भारत आया था 24 मार्च 1940 को आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, देखिए ये जो 1940 है डेट, इसमें हमारे 3 संवैधानिक सभा हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। दूसरी हुई थी बेटा 11 दिसंबर 1940। तीसरी 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक है, जो पहली संवैधानिक सभा थी, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी वाले के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से मुस्लिम लीग नाराज़ हो गई थी। ठीक है, और जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, इसमें जो है उद्देश्य का प्रस्ताव को संवैधानिक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? उद्देश्य का जो थी उसे संवैधानिक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखने इस बात को आप। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध था, इस युद्ध ने अशोक के दिल को परिवर्तित कर दिया था, इसके हृदय को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, याद रखना। तो किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के कारण जो है अशोक का दिल परिवर्तित हो गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 261 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली थी, याद रखना आप। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? खारवेल था। तो कलिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ के पुरुष मर गए थे तो उनकी महिलाओं ने जो है युद्ध करा था और सभी ने जोहर कर लिया था। ठीक है, करीब 1.5 लाख जो यहाँ के नागरिक थे उनको अशोक ने बंदी बना लिया था। और इस युद्ध के बाद में उसका दिल परिवर्तित हो गया था बेटा। ठीक है, याद रखना इस बात को आप। चला आगे। और इस युद्ध का जो उल्लेख है ना अशोक के 13वें शिलालेख में, ये भी याद रखियो, अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, याद रखना कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र को।
किसे कहा जाता है बेटा? शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, याद रखना। तो कौन सा ग्रह है जिसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5वां। विच आरबीआई टूल्स रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, यानी आरबीआई जो है, छोटे इसको मतलब वैसे मतलब जो है खुली मार्केट बोलते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में, जो तमिलनाडु के मंदिर होते हैं यानी साउथ में जो मंदिर होते हैं वहाँ की जो देवदासी होती थी, देवदासी आपको पता ही है, उनके द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम, किस नाम से जानते हैं बेटा? दासी अट्टम। क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु में जो मंदिर होते थे वहाँ की जो दासी होती वो करे थी इसको। ठीक है, इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। तो वो नृत्य कौन सा आपका? भरतनाट्यम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भरतनाट्यम है ना, इसका ओरिजिन क्या है? दासियट्टम से है। और ये तमिलनाडु के जो मंदिर थे उनमें देवदासियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां है, भारत में उगादी त्योहार खालिस्तान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नव वर्ष की शुरुआत में। नव वर्ष की शुरुआत में। ठीक है, नव वर्ष की शुरुआत में। खेलो इंडिया यूथ खेलों का 5वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ खेलों का 5वां संस्करण, खेलो इंडिया यूथ खेलों का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ खेलों का 5वां संस्करण 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बेलेनोगलोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हर्मिकार्डेटा। हर्मिकार्डेटा। बेलेनोगलोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हेमिकार्डेटा। ठीक है, याद रखना किससे संबंधित है? हेमिकार्डेटा। ठीक है, चलो। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में, जो बाबर था उसने महमूद लोदी को और सम्राट नुसरत शाह को 1529 में, आपको पता है घाघरा का युद्ध हुआ था, तो 1529 में घाघरा के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। ठीक है, तो बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं उनमें देखो 1526 में, आपको पता ही है 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। 1527 में उसने लड़ा था खानवा का युद्ध। ठीक है, 1528 में उसने लड़ा था चंदेरी का युद्ध और 1529 में उसने लड़ा था बेटा घाघरा का युद्ध। ठीक है, और 1530 में बाबर जो है मर गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने पादशाही की शुरुआत की थी, उसने बादशाह नहीं पादशाही की शुरुआत शुरू करी थी। यानी जो बाबर था, बाबर के जो पूर्वज थे उनकी जो उपाधि थी वो मिर्ज़ा थी। क्या थी उनकी उपाधि? मिर्ज़ा। तो बाबर के जो पूर्वज थे उनकी उपाधियों को नाम क्या था? मिर्ज़ा था। जबकि बाबर ने खुद अपनी एक उपाधि चलाई थी जिसका नाम था पादशाही। क्या नाम था? पादशाही। ठीक है, याद रखियो। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बाबर से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताने लगा तो क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, याद रखना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद, मशहूर कलाकार सितारा देवी, मशहूर कलाकार सितारा देवी, मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र चलचित्र बनाने की घोषणा की। उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। सितारा देवी कौन है? एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की? अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन। उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम था उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम था उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
क्या नाम था उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, याद रखना क्या नाम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम हो कैल्शियम कार्बोनेट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 15वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? नगरीय जनसंख्या, ठीक है, तो 30 से 35% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 30 से 35% था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन और पढ़ लेना। 2001 से लेकर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो 10 वर्ष है, इस 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, ये आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली एसएससी पूछ रही है इसको। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी, किसे ठुमरी की रानी, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? बेटा, गिरिजा देवी को किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी। ठीक है, किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी को। ठीक है, याद रखना। तो ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी। किसे जाना जाता है? गिरिजा देवी को। उसके बाद है कोदो, कोदो, कुटकी, हड़का। कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी बाजरा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? बाजरा के। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फसलों वाला टॉपिक है। तो बाजरे की जो वैरायटी है, एक तो कोदो वैरायटी है, एक कुटकी वैरायटी है, एक हड़का को वैरायटी है, एक बाउटी वैरायटी है। ठीक है, ये सारी आपकी बाजरे की किस्म है, याद रखना। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो है आपका प्रत्यार्पण। क्या है? प्रत्यार्पण। तो संघ सूची के विषय में क्या आता है? प्रत्यार्पण आता है बेटा। संघ सूची में क्या आता है बेटा? आपका प्रत्यार्पण आता है। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भी ये। ठीक है ना। चलिए बेटा, अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो छात्र नए चैनल पर आ रहे हैं, और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, ईटीसी, सब के लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू है, ओरिजिनल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है ना। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सभी के सभी। ठीक है, और हमने फेज़ 11, जो फेज़ 11 था उसके 12 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो उसकी भी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप कंप्लीट प्ले लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें 12 क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और एक मैराथन क्लास है 2.5 घंटे की, उसमें सारी शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें 57 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, तो इसमें मैं कम से कम आपको जो है 5-6 क्लास दूंगा कंटिन्यू, 15-15 मिनट वाली। ठीक है, उसके बाद एक मैराथन क्लास आपकी लगाई जाएगी। ठीक है बेटा, याद रखना, सारी शिफ्ट को इकट्ठा करके। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आप तैयारी करें, डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। आप प्ले लिस्ट में आके जो है अपने डेली जब भी आपको टाइम मिले आप क्लास देख लिया करें। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? प्रत्यार्पण। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? प्रत्यार्पण। ठीक है, एक्सट्रेडिशन। प्रत्यार्पण का मतलब है किसी व्यक्ति को बाहर से भारत में लाना। ठीक है,
तो किसी भी आदमी को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी देश विरोधी को, किसी भी भारत सरकार के संविधान के साथ संविधान के विरुद्ध काम करने वाले को भारत सरकार ही विदेश में से बाहर ला सकती है। जैसे आपका विजय माल्या है ना, और बहुत सारे आगे जो नीरव मोदी है जो पैसे लेकर भाग गया है, तो भारत सरकार ही किसी दूसरे देश की सरकार को उनको प्रत्यार्पण करने के लिए बोल सकती है। ठीक है, याद रखना। जैसे भारत पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ पर सरबजीत पकड़ा गया था, ठीक है, अभिनंदन पकड़ा गया था, तो अभिनंदन को पाकिस्तानी सरकार ने छोड़ दिया था, तो अभिनंदन का पाकिस्तान से भारत में आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रत्यार्पण। ठीक है, याद रखना। 19वां है, कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज्य में बेटा? गुजरात में। तो कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है गुजरात में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता? वह भारत। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी यार। वैसे तो क्वेश्चन करंट अफेयर का, लेकिन आप इसे रख सकते हैं, एसएससी पूछ लेता है 1-2 साल पुराना क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता? तो वह बेटा भारत। ठीक है, और भारत जो है ये T20 जो हो चल रहा है आपका 2024 वाला, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ करा रहा है जिसको, इसको भी मतलब 90% इसका जीत का दावेदार होगा। ठीक है ना, याद रखना। 21वां क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा विधेयक। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना है, और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति चाहिए। यानी अगर कोई आदमी 2000 करोड़ से ऊपर का लेन देन कर रहा है, तो उसमें जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून यह भी कहता है कि किसी CCI के लिए इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवस, 210 कार्य दिवस यानी 210 दिन के भीतर से घटा करके 150 कर दी गई है, यानी 5 महीने के भीतर उस पर मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर द्वारा। तो आगरा का किला जो है 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाया गया लोकप्रिय मुगल स्मारक में से एक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर के तो देखो आपको क्वेश्चन पता ही है ना, 1542 में जन्म हुआ था, 56 में गद्दी बैठा था, और इसका जो संरक्षक था वो बेरम खान था। कौन था? बेरम खान था। संरक्षण कौन था इसका? बेरम खान था। उसने 1556 से और 60 तक जो है इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। और आपको पता है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में होता है। ठीक है, जिसमें हेमू की आँख में तीर लग जाता है। तो पानीपत के कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए। पहला 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 56 वाला मैंने आपको बताया। तीसरा था 1761 में, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विषक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? उसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है बेटा उसका? क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन। तो निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विषक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। ठीक है, याद रखना। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा। एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है ना। तो बेटा एक बार सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और डेली क्लास देख लिया करें। देखो मैंने जो है प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट PLAYLIST प्ले लिस्ट बना रखी है बेटा। और एक एक प्ले लिस्ट में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक एक सेट को जो है रिकॉर्ड करके लाइव चला देता हूँ। तो आप जो है जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप सीरीज़ तैयारी कर रहे हैं तो रात के समय आ करके प्रतिदिन अपनी क्लास देख लिया करें, ठीक है। जैसे अभी तक जो है हमारी 6 क्लास उसमें प्ले लिस्ट में है, और 7वीं क्लास अभी ये लाइव आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी उसमें ऐड होती चली जाएगी। तो एक दिन में कम से कम आपकी 2-3 क्लास जो है
मैं कोशिश करूँगा 4 क्लास एक दिन में अपलोड करने की, लेकिन 2-3 क्लास आपकी प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे करंट अफेयर का पोर्शन हटा करके, क्योंकि इसमें जीके, जीएस और स्टैटिक ये तीनों चीज़ें ही कवर है, और ये स्पेशल ओरिजिनल क्वेश्चन है एसएससी के, ठीक है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला, अच्छा ये क्वेश्चन पा गया था मैं। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई है। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की है कि वह प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है। उसका नाम है भारत विद्या, ठीक है भाई, क्या नाम है उसका, भारत विद्या, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपनी क्लास नंबर 7 में सेट नंबर 7 देखा है, ठीक है। और इस सेट नंबर 7 में हमने टोटल 25 क्वेश्चन कवर अप करे हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देखेंगे और क्लास का फीडबैक जरूर दिया करें। लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और इसके बाद में हमारी जो सीरीज़ आएगी वो एसएससी सीजीएल की आएगी, ठीक है, क्योंकि सीजीएल के फॉर्म आपके ऑनलाइन चल चुके हैं। तो उसके बाद की जो सीरीज़ है वो सीजीएल की आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक क्लास आपको सीजीएल के RMTS की एक साथ देता रहूँ, ठीक है, 2-2 क्लास, ठीक है। जैसे मौका मिलेगा तो मैं करता रहूँगा, लेकिन आप लोग जो है कंटिन्यू क्लास जरूर देखिएगा, और क्लास को जो है अधकाल मत देखो बेटा, पूरी क्लास को देखा करो, ठीक है। क्लास को कंप्लीट देखिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा, कंप्लीट क्लास को देखिए, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर भी करें। इसलिए मैंने पहली बार ही जो है आपको प्ले लिस्ट बना करके दी है, ताकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो छात्र नए हैं वो पहले पिछली क्लास देखे, उसके बाद वो एक एक क्लास के रूप में आगे तक बढ़े, ठीक है। पेपर में आपका यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम सेट नंबर 8 करेंगे। धन्यवाद।